गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। फिजिक्स गुरु मयूर के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज अभी हम यहाँ पर देखने वाले हैं डाई इलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन। तो ये टॉपिक हम क्यों स्टडी कर रहे हैं? तो देखो, हमने एक चीज स्टडी की थी कि कोई भी कैपेसिटर हो रहा है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो उसका कैपेसिटेंस हम कैसे फाइंड करते थे? C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। लेकिन हमें अगर उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बढ़ाना है तो हम कैसे बढ़ाएंगे? तो फाइनली हमने यहाँ पर क्या ऑब्जर्व किया? इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। मतलब कि अगर हम एरिया बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारा टारगेट क्या रहता है कि एज फार एज पॉसिबल जो भी कोई ऑब्जेक्ट है उसकी साइज कॉम्पैक्ट हो और वो उसका फंक्शन ज्यादा हो, मतलब कि एनर्जी ज्यादा स्टोर हो, कि कैपेसिटर की साइज कॉम्पैक्ट हो और एनर्जी ज्यादा स्टोर करवानी है। तो ऐसा करने के लिए तो हमें अगर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बढ़ाना है तो एरिया बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन एरिया बढ़ाएंगे तो साइज बढ़ जाएगी, साइज बढ़ जाएगी मतलब वो कॉम्पैक्ट रहा नहीं। लाइक आप टेलीविजन में, रेडियो में जो उसके पीछे सर्किट होते हैं उसमें कैपेसिटर देखोगे इतने इतने से होते हैं, ओके, लेकिन उसकी एनर्जी जो स्टोर करने की कैपेसिटी है वो काफी ज्यादा होती है। कि लाइक ये अभी आपके सामने रखो, ये फैन का कैपेसिटर है, ये उसका अंदरूनी पोर्शन है, तो इसके बीच में क्या लगाया होता है मालूम है? ये लाइक इसको हम ओपन करते जाएंगे, मैंने आपको इससे पहले भी दिखाया हुआ था। ये हम ओपन कर रहे हैं तो बीच में आपको क्या दिख रहा है? तो एक एल्यूमिनियम का लेयर दिखता है और दूसरा अगेन एल्यूमिनियम फॉइल जैसा लेयर दिखता है और दूसरा क्या दिखता है? इंसुलेटर दिखता है। जो बीच वाला एल्यूमिनियम के अलावा जो लेयर इसमें बनता है ना, वही क्या है? डाई इलेक्ट्रिक्स है। ओके, तो इसका पर्पस क्या होता है? कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ये बढ़ा देता है। अभी आपके लिए ये इतना सफिशिएंट है कि डाई इलेक्ट्रिक्स क्यों स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि हमें हमारे पास जो कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटी बढ़ानी है। तो कैसे बढ़ा सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ डाई इलेक्ट्रिक्स। अब क्या है, कैसे काम करता है, वही तो हम देखने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट। ओके, कि अभी आपको मालूम पड़ा कि कैपेसिटेंस बढ़ाना है तो एरिया या डिस्टेंस कम करके इतना नहीं होने वाला है इफेक्टिव, तो हमें कुछ नया तरीका सोचना पड़ेगा। वही नया तरीका क्या है? डाइइलेक्ट्रिक्स। सो इट इज नथिंग बट द वन काइंड ऑफ इंसुलेटर। डाइइलेक्ट्रिक्स क्या है? वन काइंड ऑफ इंसुलेटर है। ओके, कि ये एक ऐसा इंसुलेटर कि जो एक्सटर्नल फील्ड में अगर हम उसको रखेंगे तो उसमें क्या होगा? चार्ज इंड्यूस होने लगेगा। आप मानोगे नहीं, डेफिनेटली। तो सबसे पहले हम ये दोनों चीजें क्लियर कर लें कि कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले चलो ये क्लियर करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर? आप बोलोगे सर आप पकाने लगे अभी से। नहीं, ये मालूम होना चाहिए आपको। मालूम है तो आपको सोचना है कि कंडक्टर मतलब क्या? इट्स अ मटेरियल इन विच देयर इज मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होता है। लाइक ये कंडक्टर मतलब क्या कि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है वो क्या होता है? लूजली बाउंड होता है। मतलब उसको थोड़ी सी भी एनर्जी मिली तो तुरंत रफू चक्कर हो जाएगा। लेकिन अगर हम इंसुलेटर की बात करें तो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होता है? इनर सेल के साथ, उसके न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंड होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। ओके, तो इसीलिए तो हम बोलते हैं कि इंसुलेटर है वो उसमें से चार्ज पास इजीली नहीं होता है। लेकिन बी केयरफुल कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ाता जाऊं कि लाइक मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूं कि न्यूक्लियस है, उसके टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन है, डेफिनेटली इनर ऑर्बिट में टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन होता है। इसको इतनी एनर्जी दे दूंगा कि ये यहाँ से क्या होगा? इसके चंगुल से निकल जाएगा। ओके, तो ये कब हो सकता है? जब इसको मैक्सिमम हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें। ओके, कि अगर इसको एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो इसको डेफिनेटली सफिशिएंट एनर्जी कुछ ना कुछ तो मिलने वाली है, तो इसका यहाँ से कुछ हलन चलन हो सकता है। ओके, तो वही हमें देखना है। डाइइलेक्ट्रिक्स क्या है? इट्स द वन काइंड ऑफ इंसुलेटर व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फील्ड इट इंड्यूस चार्ज इन इटसेल्फ। मतलब कि जब भी इस इंसुलेटर को एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो वो अपने अंदर क्या करता है? चार्ज इंड्यूस करता है। ओके, सो डाइइलेक्ट्रिक्स दैट इज व्हाट? इंसुलेटर व्हिच induce charge when placed in external electric field. So be careful about this term. Okay, काफी इंपॉर्टेंट टर्म है ये डाइइलेक्ट्रिक्स, क्योंकि ये चैप्टर के अंतिम पड़ाव में हम हैं। ओके, तो डाइइलेक्ट्रिक्स क्या है वो अभी आपने यहाँ पर देखा कि वो अपने अंदर क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि चार्ज इंड्यूस करेगा जब भी उसको एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे। तो चलो अब ये निकाल रहा हूं कंडक्टर और इंसुलेटर वाला। तो कैसे करता है वही मैं आपको समझाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, चलो कि मान लो ये कैपेसिटर की दो प्लेट है, तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब इसके बीच में मैंने क्या किया? यहां पर इंसुलेटर रख दिया।
क्या रख दिया, चलो इसको कैपेसिटर को कंसीडर करके नहीं समझना है, अभी सिंपल आप समझो, बाकी अपडेटेड वर्जन हम देखने वाले हैं। अभी ये इंसुलेटर है, इसको मैं एक्सटर्नल फील्ड में रख रहा हूं सी, चलो रख दिया। अब एक्सटर्नल फील्ड में रखा तो डेफिनेटली फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, आपको मालूम है। तो इसमें क्या होगा, तो देखो ये पॉजिटिव है तो इसमें यहां पर क्या करेगा, ये इस साइड नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड करेगा। ओके, चार्ज इंड्यूस कब होता है कि लाइक मैंने यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, उसके पास पॉजिटिव, ये न्यूट्रल है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट ले जाऊंगा तो इसके नजदीक कौन सा होगा, नेगेटिव चार्ज, और उसके ऑपोजिट एंड पर पॉजिटिव चार्ज होगा। ऐसा फर्स्ट चैप्टर में आ चुका है। ओके, कि मेथड ऑफ इंडक्शन ऑफ चार्ज। सो अभी ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है, नेगेटिव है तो यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो मान लो कि बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, मैंने बोल दिया E नॉट है। ओके, तो इसके अंदर भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो, ये प्लस पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, मतलब इसके अंदर भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस अब हो गई। इंसुलेटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुई है, देखो आप। ओके, तो क्यों हुई है, क्योंकि चार्ज ऑपोजिट एंड पर यहाँ पर इंड्यूस हो गया। सो चार्ज इंड्यूस हो गया तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुई। सब आप सोचो कि इसके अंदर नेट फील्ड होगी या नहीं होगी। तो आप वो मान लो कि बाहर वाली फील्ड कितनी है, मैंने बोल दिया 20 न्यूटन पर कूलम है, अंदर कितनी फील्ड है, मैंने बोल दिया 5 न्यूटन पर कूलम है। तो रिजल्टेंट कितना होगा, तो देखो ये E नॉट है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये EP है, तो रिजल्टेंट कितना होगा, इट इज रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट फील्ड इसके अंदर क्या मिलेगी, E इज इक्वल टू E नॉट माइनस EP, बिकॉज डायरेक्शन दोनों की अलग अलग है। आपको सिर्फ इतना यहां से कंक्लूजन निकालना है कि जब भी डाइलेक्ट्रिक्स को एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो उसके अंदर क्या होगा, चार्ज इंड्यूस होगा। ओके, और उस इंड्यूस चार्ज की वजह से इसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगी, वो ओरिजिनल फील्ड से क्या होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब भी इंसुलेटर को, मतलब कि डाइलेक्ट्रिक्स को एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगी। ओके, और वो जो ओरिजिनल फील्ड है उससे क्या होगी, कम होगी। ओके, सो यहां पर जो भी चार्ज इंड्यूस हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड चार्ज। ओके, इसको हम बोलेंगे इंड्यूस्ड चार्ज, जिसको मैं बोल देता हूं QP, पॉजिटिव है इसलिए, और ये माइनस QP या Q इंड्यूस्ड है। सो ओके, सो बी केयरफुल, ये थोड़ा भी आपको अजीब और गरीब लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कौन सी दुनिया में आ गए, आप यहीं पर ही हो, लेकिन थोड़ा सब्र रखना। सो ये था बेसिक कि जब भी इंसुलेटर को एक्सटर्नल फील्ड में रखे तो क्या होगा। तो अब मैं आपको समझा रहा हूं कि कोई कंडक्टर को मैंने एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया, किसको रख दिया, कंडक्टर को। तो जब भी कंडक्टर को रखते हैं तो क्या होगा, सो लेट अस सी कि लाइक तो कंडक्टर को रखा है ऐसे, मान लो तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का नेगेटिव बोल रहा हूं, ध्यान रखना इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में होती है, तो ये नेगेटिव है तो यहाँ पर क्या इंड्यूस होगा, प्लस, यहाँ पर कौन सा होगा, नेगेटिव टर्मिनल। लेकिन कंडक्टर में हम जानते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स पहले से मौजूद होते हैं। मतलब कि अगर मैं आपको बोलूं कि मैं सप्लाई फील्ड कितनी है 20 न्यूटन पर कूलम में मान लो, तो इसमें इंड्यूस भी कितनी होती है फील्ड 20 न्यूटन पर कूलम। तो आप बोलो जब भी कंडक्टर को एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो नेट फील्ड कितनी आएगी, सो नेट फील्ड इसके अंदर क्या आएगी, 0। ओके, सो बी केयरफुल, whenever we place the conductor inside the uniform electric field then net field inside the conductor is what, 0। तो इसी को हमने यहाँ पर एक आगे टॉपिक था उसमें बोला था इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ओके, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग वाला टॉपिक था, उसमें भी ये कवर हुआ है। ओके, लेकिन आज हमारा पूरा मैक्सिमम फोकस इस पर रहने वाला है कि इंसुलेटर को जब भी फील्ड एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है। ओके, तो डाइलेक्ट्रिक्स को भी हम थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, तो ये नोट डाउन पहले आपको करना पड़ेगा। अब डाइलेक्ट्रिक्स से वो कैसे कैसे कौन कौन से काइंड के होते हैं, तो वो भी हमें अभी देखना है कि टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। तो टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स में अगर हम जाए तो दो काइंड्स के होते हैं डाइलेक्ट्रिक्स। ओके, कि डाइलेक्ट्रिक्स is mainly of two types. First one, that is polar dielectric, and another one that is non-polar dielectric. तो पोलर डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या है, पोलैरिटी का मतलब क्या है कि चार्ज पॉजिटिव होगा, मतलब पोलैरिटी का मतलब है चार्ज होना। तो ये पोलर डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या होगा कि जो आपके पास डाइलेक्ट्रिक है उसमें जो सेंटर है पॉजिटिव चार्ज का और नेगेटिव चार्ज का वो कुछ डिस्टेंस पर होगा। अभी थोड़ा सब्र रखना, डोंट वरी, अभी कुछ ऊपर से जा रहा है। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स मतलब वो सेंटर
of mass of positive and negative charge does not coincide, ओके, कोइंसाइड नहीं होगा। सो अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास है वो कोइंसाइड नहीं हो रहा, मतलब कुछ डिस्टेंस पर है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पोलर डाइइलेक्ट्रिक। ओके, इट्स अ काइंड ऑफ अ डाइइलेक्ट्रिक। सो इसको हम बोलते हैं पोलर मोलेक्यूल, और इसकी वजह से जो मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, पोलर डाइइलेक्ट्रिक। सो इट इज व्हाट, पोलर मोलेक्यूल, और सिस्टम को हम बोल देंगे पोलर डाइइलेक्ट्रिक। नॉन पोलर में क्या होगा, तो आप समझ गए होंगे ये क्या है, नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक से मतलब कि सेंटर ऑफ मास जो पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है वो कोइंसाइड हो रहा है। तो हम यहाँ पर इसको लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड। ओके, सो इट इज द difference between the polar dielectrics and non-polar dielectrics. Okay, so अब नेक्स्ट हम जाए तो उसका अलग दूसरा पॉइंट क्या बना सकते हैं, तो देखो कुछ डिस्टेंस पर है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कुछ डिस्टेंस पर है, हम मतलब क्या बोल सकते हैं कि इसमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट होगी। ओके, सो हियर इट इंक्लूड्स परमानेंट डाइपोल मोमेंट व्हेन इट इज कंसीडर्ड एज पोलर डाइइलेक्ट्रिक। अगेन इसके लिए जाए तो देखो कुछ डिस्टेंस ही नहीं है, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, थोड़ा याद करो तो Q × 2F होता है, लेकिन यहां पर तो दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस ही नहीं है, दोनों का सेंटर एक ही है, तो डिस्टेंस कुछ नहीं बनता है, तो डाइपोल मोमेंट होगी नहीं। कितनी होगी, ये डिस्टेंस ही जीरो है, मतलब डाइपोल मोमेंट जीरो होगी। सो इट हैव जीरो डाइपोल मोमेंट। ओके, ये 1 मार्क्स के लिए सब कुछ अभी हम एक्सप्लेन यहाँ पर कर रहे हैं। जीरो डाइपोल मोमेंट नॉन पोलर में होगी। और अगर एग्जांपल की बात करें तो पोलर डाइइलेक्ट्रिक के एग्जांपल में सिंपल है, HCl H+ Cl-, H2O मतलब बोट H+ OH-, तो ये उसके एग्जांपल बन गए। ओके, उसके अलावा आप कंसीडर कर सकते हो CO कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये किसके एग्जांपल है, पोलर डाइइलेक्ट्रिक के। ओके, अब नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक के एग्जांपल की बात करें तो सारे सब ट्विंस O2, N2, CO2, तो ये किसके एग्जांपल हो गए, नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक के। लाइक केमिस्ट्री में आपने देखा हुआ है H2O कैसे बनता है। ओके, कि O है, ये H, ये H, तो OH बॉन्ड कितना होता है, 105 डिग्री जितना होता है, केमिस्ट्री में आपने ऐसा कुछ स्टडी किया है। तो सभी का सेंटर क्या है, अलग अलग है, कोइंसाइड नहीं हो रहा है, कुछ डिस्टेंस पर है, लेकिन आप CO2 O2 बनाओगे तो क्या होगा, उसका सेंटर कोइंसाइड होगा। ओके, सो ये था डिफरेंस किसका, पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स एंड नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स। तो अब हम इसका बिहेवियर स्टडी करेंगे कि अगर एक्सटर्नल फील्ड मौजूद है तो पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स का बिहेवियर क्या है और नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स का बिहेवियर क्या है। ओके, काफी बेसिक और इजी टॉपिक है, सो डोंट वरी, मैं यहां से आपको समझा रहा हूं बिहेवियर ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स in the presence of electric field, presence of external electric field। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में इन दोनों का बिहेवियर क्या होगा, कि मान लो कि अभी हम पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स की बात कर रहे हैं, तो ये सपोज ऐसे सारे मॉलिक्यूल्स क्लास में है, मान लो ऐसे भी कुछ हो गए, कुछ सीधे लोग हो गए, कुछ ऐसे टेढ़े हो गए, और मान लो ये दूसरा ऐसे बनाया, मतलब कि क्या है, ये आपकी क्लास में डिफरेंट वेराइटी ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, कोई सिंसियर होता है, कोई तूफानी करता है, तो यहाँ पर ये सारे मैंने क्या दिखा दिया, पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स, मतलब कि उसका पॉजिटिव और नेगेटिव का सेंटर है वो कुछ डिस्टेंस पर है। तो जब भी ये कैसी बात है कि क्लासरूम खाली है, कोई टीचर नहीं है, अब टीचर मतलब व्हाट, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जब भी अगर इसको मैं एक्सटर्नल फील्ड में रख दूंगा, तो एक्सटर्नल फील्ड में रखूंगा तो क्या होगा, जो भी इधर उधर इतर बितर बैठे हैं सब सारे लोग, वो क्या हो जाएंगे, डिसिप्लिन में ऐसे आ जाएंगे। मतलब कि सारे है ना, कि मान लो कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव के बाजू में कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव। अगेन ये एस है, अगेन यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब जो भी है इतर बितर बैठे थे वो क्या हो जाएगा, अपनी जगह पर डिसिप्लिन में बैठ जाएंगे।
ओके, तो जब भी हम एक्सटर्नल फील्ड इंट्रोड्यूस करेंगे तो क्या होगा, तो जो टीचर आता है और क्लास में होता है, टीचर नहीं होता है तब, और प्रेजेंस हो तब, वही होगा। पहले क्या था कि टीचर नहीं थे, जब भी हमने फील्ड लगा दी एक्सटर्नल तो क्या हो गया, सारे के सारे बच्चे क्या आ गए, डिसिप्लिन में आ गए। डिसिप्लिन में आ गए मतलब कि अब ये प्रॉपर डायरेक्शन सभी है, वो नेट फील्ड अब हमें मिलेगी कुछ। ओके, सभी एक ही डायरेक्शन में क्या हो गए, अलाइन हो गए। ओके, इसमें हो भी सकते और नहीं भी हो सकते। वो कब कंडीशन क्या है, पोटेंशियल एनर्जी पर डिपेंड रहेगा, ये सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो वो उसकी चिंता की बात नहीं। आपको भी क्या याद रखना कि ये सभी अलाइन हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। लाइक मैं बताऊं आपको कि ये प्लस माइनस, ये माइनस प्लस, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस। जब भी फील्ड नहीं है तब क्या है, ऐसे है। लेकिन अगर फील्ड प्रेजेंस हो जाएगी, अगर फील्ड प्रेजेंस हो गई, यहां पर हमने रख दी, तो क्या होगा, इट्स लाइक दैट। क्यों ऐसे ही, क्यों, क्योंकि यहां पर नेगेटिव टर्मिनल है, तो उसके बाद में सॉरी पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो इस तरीके से यहां पर अरेंज होगा कि ये पॉजिटिव सपोज है, तो हम इसी का चलो एक्सप्लेनेशन नीचे दिखा रहा हूं, यहां पर नहीं, ताकि ये एग्जैक्ट समझ में आए। पॉजिटिव है तो उसके बाजू में नेगेटिव पॉजिटिव, अगेन ये नेगेटिव पॉजिटिव, अगेन नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। सो आप अगर ये सोच रहे हो कि ये मैं कैसे लगा रहा हूं, तो सोचो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज पॉजिटिव टू नेगेटिव जाते हैं, यहां पर कौन सा टर्मिनल है, पॉजिटिव, मतलब यहां पर भी कौन सा होगा, फील्ड तो यहां पर भी मौजूद ही है, लेकिन सारा गड़बड़ घोटाला ना दिखे इसलिए मैंने यहां पर नहीं दिखाई है फील्ड। ओके, तो ये सारा पॉजिटिव टर्मिनल, इस साइड सारा नेगेटिव टर्मिनल, तो पॉजिटिव के बाजू में क्या इंड्यूस होगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि दूसरा पॉजिटिव जो भी यहां पर होगा उसको तो ये धक्का दे देगा। ओके, सो इट इज व्हाट, बिहेवियर ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। ओके, अब हम यहां पर एक्चुअली डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है, उसकी इफेक्ट क्या होती है, वो हम स्टडी करेंगे। ये तो सिर्फ पोलर और नॉन पोलर का डिस्कशन था, लेकिन डाइलेक्ट्रिक्स का क्या बिहेवियर होगा, उसमें फील्ड रिड्यूस होगी तो कितनी होगी, वो अभी हम देखेंगे। ओके, सो हमारा टाइटल क्या है कि रिडक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में तो कितना होगा। ओके, सो लेट अस सी। Reduction of electric field, reduction of electric field inside dielectrics due to polarization। पोलराइजेशन का मतलब क्या है कि जो चार्ज इंड्यूस हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं। ओके, तो अभी मैं समझाऊंगा कि पोलराइजेशन क्या है, सो डोंट वरी। कि लाइक अगर हम कंसीडर करें कि ये हमारे पास पॉजिटिव प्लेट है, एक्सटर्नल फील्ड है, उसके लिए पॉजिटिव यहां पर टर्मिनल है, और एक कैपेसिटर कंसीडर करना है तो भी कर सकते हैं, ये नेगेटिव टर्मिनल है। अब मैंने क्या किया, बीच में ये थोड़ा बड़ा डायग्राम बना देते हैं, ये नेगेटिव टर्मिनल, बीच में ये डाई इलेक्ट्रिक्स रख दिया इसके बीच में। सो क्या होगा, ओके, सो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये डिस्कशन हम अभी थोड़ी देर पहले कर चुके कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो इसके बाजू में क्या होने वाला है, इंड्यूस नेगेटिव चार्ज, याद है, और यहां पर क्या होने वाला है, पॉजिटिव चार्ज। अभी कुछ कुछ चंद चार्ज ही दिखा रहा था कि ये क्लियरिटी बनी रहे इसकी। सो ऐसे, इसका मतलब इसके बीच में क्या होगा वो तो हम बोल ही नहीं रहे। तो ये अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसके बाजू में कुछ डिस्टेंस पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अगेन यहां पर ये पॉजिटिव है तो उसके बाजू में नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, अगेन यहां पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव। सो फाइनली आपने क्या देखा कि इसके अंदर अनगिनत डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल इंड्यूस हो जाएगी। ओके, सो ऐसे ही हम यहाँ पर ये सारे का सारा जो भी लोचा है, ये सीट डाइलेक्ट्रिक सीट मटेरियल मैंने ऐड किया हुआ है, ये क्या है, सारा डाई इलेक्ट्रिक ऐड कर दिया है किसके बीच में, तो कैपेसिटर की दो प्लेट के बीच में। कैपेसिटर मतलब फील्ड तो फॉरवर्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव ही रहने वाली है, लाइक ऐसे। ओके, सो अगेन नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, सो नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे ऐसे कंटिन्यू रहेगा। तो अब आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करो
कि ये पॉजिटिव चार्ज, अब यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है यहाँ पर जनरेट होगी। ओके, सीट हमने यूनिफॉर्मली सीट कंसीडर किया डाइलेक्ट्रिक्स की। यूनिफॉर्म सीट का मतलब क्या है? तो सी कि अगर मैं ये पेपर की बात करूं, सिंगल पेपर की, ये भी एक डाइलेक्ट्रिक्स ही है। ओके, ये सिंगल पेपर भी क्या है? डाइलेक्ट्रिक्स ही है। तो ये सिंगल पेपर क्या होगा? यूनिफॉर्म मास डेंसिटी वाला होगा। तो इसमें जो भी चार्ज इंड्यूस होगा आजू बाजू वाले रीजन में, वो भी क्या होगा? यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ओके, मतलब क्या मैं क्या बोल रहा हूं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये एक दूसरे की इफेक्ट नेगलेक्ट कर देंगे, ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगलेक्ट कर देंगे। मतलब इतना रीजन आप देखो, ऐसे अनगिनत यहाँ पर चार्जेस इंड्यूस हो रहे होंगे, लेकिन आपको क्लियर और कट दिखे इसलिए मैंने सिर्फ इतना दिखाया इसके बीच में। ओके, सो यहाँ पर जो भी प्लस माइनस, तो ये प्लस क्यू है या 1 कूलम है, तो ये कितना होगा? -1 कूलम। बाजू वाले में कितना? तो +1 कूलम। अगेन बाजू वाले में कितना? -1 कूलम। सो फाइनली ये आजू बाजू वाला चार्ज ये काफी नजदीक हो गए तो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो अब आप ये बोलोगे, कुछ महानुभाव आप में से डेफिनेटली ये बोलेंगे कि यहाँ पर नेगेटिव है, अब मैं बोल रहा हूँ ये -1 कूलम है, ये +1 कूलम है, ये नहीं होगा सर, एक दूसरे की ये नलीफाई नहीं कर देगा? थोड़ा सोचो, क्यों कर सकता है नलीफाई? नहीं करेगा। कई को बिकॉज ये कुछ डिस्टेंस पर है। मान लो कि ये कितने डिस्टेंस पर है, मैंने बोल दिया d डिस्टेंस पर है, तो ये दो चार्जेस कुछ ज्यादा डिस्टेंस पर होंगे तो कैसे नलीफाई कर सकते हैं? लेकिन यहाँ पर तो ये काफी बाजू बाजू में थे, इसलिए जो आजू बाजू वाले चार्ज है उसकी इफेक्ट क्या हो गई? नलीफाई हो गई। ओके, सो फाइनली इसका मैं अपडेटेड डायग्राम बना रहा हूं। सो अपडेटेड डायग्राम बहुत ही अच्छा सुंदर दिखने वाला है। सो ये मत सोचना कि ये इतना भयंकर दिखा तो अपडेटेड कितना कैसा होगा कि लाइक ये नेगेटिव। तो मैंने ये डाइलेक्ट्रिक बना दिया। चलो अब इस पर चार्ज इंड्यूस हुआ है, मान लेते हैं हम कि यहाँ पर कितना चार्ज है? Q है, यहाँ पर -Q है, तो चलो ये +Q ये -Q, लेकिन इतना ही चार्ज इसके अंदर हो ऐसा जरूरी नहीं। मतलब इसमें मैंने बोला कि यहाँ पर कौन सा टर्मिनल? पॉजिटिव, यहाँ पर कौन सा? नेगेटिव। तो यहाँ पर जो भी चार्ज इंड्यूस होगा वो मैं क्या बोल रहा हूँ? QP, और ये क्या बोल रहा हूँ? -QP। QP का मतलब क्या है? पोलराइज्ड चार्ज। ओके, QP मतलब व्हाट? इंड्यूस चार्ज भी बोल सकते हो, पोलराइज्ड चार्ज भी बोल सकते हो। ओके, तो पोलराइजेशन का मतलब क्या है वो अब हम देखेंगे। सो पोलराइजेशन इज इक्वल टू, पोलराइजेशन में सिर्फ फॉर्मूला के जरिए समझा रहा हूं, डेफिनेशन आप ही बना लोगे, मुझे भरोसा है। क्या लिखा मैंने? सोचो, QP by V, V स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम, मतलब हम इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं? सो पोलराइजेशन डेंसिटी या पोलराइजेशन इज व्हाट? चार्ज इंड्यूस्ड per unit volume of the given material. Okay, that is what polarization, or you simply we can say that polarization density. Okay, the charge induced per unit volume of the given dielectric, that is considered as polarization density, या फिर simply polarization बोल सकते हो आप। Okay, so ये क्या है कि पोलराइजेशन फिनोमेनन है। अब यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर नेगेटिव, तो इसके अंदर इंड्यूस्ड फील्ड है वो मैं कैसे दिखा रहा हूँ? EP। EP का मतलब क्या है? EP that is polarized electric field, polarized electric field, और मैं E नोट बोल रहा हूँ। ये पूरी जो यहाँ से फील्ड होगी ओरिजिनल, उसको मैं क्या बोल रहा हूँ? E नोट। सो E नोट मतलब व्हाट? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ओरिजिनल। ओके, external, or we can say that original electric field, that is what? E नॉट। तो अब कैसी बात हुई है कि इसमें EP जो भी इंड्यूस होने वाली है वो डेफिनेटली इससे कम होगी। ओके, तो क्योंकि ये इंसुलेटर है इसलिए, सो E नॉट मैंने बोल दिया अगेन 20 न्यूटन पर कूलम, इसको मैं बोल रहा हूँ 5 न्यूटन पर कूलम, तो रिजल्टेंट कितना मिलेगा? तो ये 20 न्यूटन पर कूलम है, ये 5 न्यूटन पर कूलम है, दोनों फाइनली है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब रिजल्टेंट मुझे कितना मिला? 20 - 5 मतलब कितना? 15 न्यूटन पर कूलम। तो सिमिलरली हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये ओरिजिनल E नोड है, इंड्यूस्ड फील्ड पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड EP है, तो रिजल्टेंट E कितना होगा? दैट इज E नोड माइनस EP। ओके, सो आई होप अब ये क्लियर हो गया होगा कि हमने यहाँ पर क्या किया। तो फिर से विद इन 30 सेकंड में एक्सप्लेन कर रहा हूं कि जब भी कोई डाइलेक्ट्रिक्स को एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा कि जहां पर नेगेटिव चार्ज है उसके बाजू में पॉजिटिव चार्ज है, उसके बाजू में नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, तो वहां पर जो भी चार्ज इंड्यूस होगा उसको क्या बोलेंगे? इंड्यूस चार्ज या फिर पोलराइज्ड चार्ज। और अगेन नेगेटिव टर्मिनल है उसके बाजू में पॉजिटिव हो जाएगा, उसके बीच वाले का क्या?
उसके बीच वाले एक दूसरे को काट डालेंगे, मार डालेंगे। सो इसके बीच में कुछ होगा नहीं। सो फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर भी इंड्यूस होगी, डेफिनेटली कुछ चार्ज मौजूद है तो सो वहां से रिजल्टेंट फील्ड फाइंड कर लेंगे। सो ये क्या था कि जब भी डाइलेक्ट्रिक्स को एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा। ओके, तो देखो ये काफी मजेदार है क्योंकि जो हम रियल लाइफ में कर रहे हैं, ओके, ये प्रैक्टिकली कर रहे हैं कि जो हमारे पास कैपेसिटर ऐसा कुछ होता है तो उसका कैपेसिटेंस काफी ज्यादा होता है, वो हमें बढ़ाना होता है तो बड़ा कैसे सकते हैं, तो ऐसे ही कुछ डाइलेक्ट्रिक्स ऐड करते हैं। ओके, उसके तौर पर हम पेपर भी यूज कर सकते हैं, उसके अलावा वैक्स से यूज कर सकते हैं, माइका सीट है शायद आपने देखी हो, काफी सारी चीजों में यूज होती है। सो माइका सीट है वो यूज कर सकते हैं। ओके, क्योंकि हमारा बेसिक पर्पस क्या होता है एज अ फिजिसिस्ट, एज अ इंजीनियर, क्या होता है कि हमारे पास जो भी कोई भी टेक्नोलॉजी है उसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लाया जाए। लाइक आप जानते हो कि कंप्यूटर पहले कितना बड़ा था, धीरे धीरे आज हमने देख लिया कि पॉकेट में मोबाइल है वो भी ऑलमोस्ट कंप्यूटर के सारे काम कर रहा है। ओके, सो इट्स व्हाट अपग्रेडेशन हो रहा है। तो कैसे हो रहा है, तो जैसे कैपेसिटर का हो रहा है वैसे हर एक चीज में हो रहा है। ओके, सो ये डाइलेक्ट्रिक्स था ना। अब हम आगे बढ़े तो इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें डिफाइन करना है, तो कैसे करेंगे, तो देखो मैं यहाँ पर अब ये अनरिक्वायर्ड इसको निकाल रहा हूँ। ओके, ये आपको ड्रॉ करना है, ये भी करना है, ये भी करना है और ये सब कुछ। सो फाइनली अब हम देखेंगे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्या देखने वाले हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, सो मैं उसको बोल रहा हूं के। ओके, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इससे पहले आया हुआ है फर्स्ट चैप्टर में, उसमें भी हमने डिस्कस किया हुआ था एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट वाला, याद करो। तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहां पर क्या होगा, सो इट इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड टू द रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ई नॉट माइनस ईपी। सो द रेशियो ऑफ ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड टू द रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी आप बोल सकते हो। ओके, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ई नॉट बाय ई, दैट इज कंसीडर्ड एज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसका काफी इंपॉर्टेंस होता है, ये कैपेसिटर, ये डाइलेक्ट्रिक्स की डिजाइन के लिए, कैपेसिटर की डिजाइन के लिए ये मटेरियल पर डिपेंड्स है। सो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट डिफरेंट होने वाला है, ये हम आगे देखने वाले हैं। सो ये के ध्यान रखना क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इट इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ original electric field मतलब E naught and induced or reduced electric field, that is what E is equal to E naught minus EP, that is what reduced electric field. So इसके रेशियो को हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, सो अब हम आगे बढ़े तो पोलराइजेशन का फॉर्मूला क्या था, पोलराइजेशन P, that is what charge induced per unit volume. ओके, सो एक और चीज कि एक्चुअली यहां पर आप देखोगे तो क्या है, ये डाइपोल मोमेंट भी है कि ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। ओके, सो हम यहां पर क्या बोल सकते हैं कि पोलराइजेशन मतलब डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, चार्ज के फॉर्म में हम जाएंगे तो एरिया कंसीडर करना पड़ेगा, वॉल्यूम नहीं करना होगा। अगर हम डाइपोल मोमेंट के लिए जाएंगे तो क्या आएगा, डाइपोल मोमेंट मतलब चार्ज कितना इंड्यूस हो रहा है, क्यूपी। तो ध्यान रखना मैं क्या कर रहा हूं, क्यूपी इनटू डिस्टेंस कितना है, मैंने बोल दिया डी है, दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कितना है डी, बाय वॉल्यूम मतलब व्हाट, एरिया इनटू लेंथ। तो इस प्लेट का एरिया ए और लेंथ मतलब व्हाट, डी। सो पोलराइजेशन पी, दैट इज व्हाट क्यूपी बाय ए। ओके, सो इसको हम ये भी बोल सकते हैं सिग्मा पी, पोलराइज्ड चार्ज डेंसिटी। ओके, यहां पर एक छोटी सी गलती है कि डाइपोल मोमेंट आएगा। ओके, चार्ज इंड्यूस नहीं, यहां पर वॉल्यूम के लिए अगर आप जा रहे हो तो क्या आएगा, डाइपोल मोमेंट। सो बी केयरफुल, ये छोटी सी एक यहां पर आपको करेक्शन करना पड़ेगा कि क्यूपी स्टैंड्स फॉर डाइपोल मोमेंट, तो या डाइपोल मोमेंट का कुछ अलग नाम दे दो, और क्यूपी तो हमने चार्ज बोला है ना, सो डाइपोल मोमेंट पी क्यू बोल देते हैं कि डाइपोल मोमेंट फॉर गिवन चार्ज। ओके, सो अब ये पोलराइजेशन डेंसिटी मतलब अब से हम क्या यूज कर सकते हैं, क्यूपी बाय ए भी यूज कर सकते हैं और डाइपोल मोमेंट बाय वॉल्यूम भी यूज कर सकते हैं। ओके, पी क्यू मतलब डाइपोल मोमेंट बाय वॉल्यूम, दोनों का मतलब क्या रहेगा, सेम रहेगा। ओके, तो ये आगे डेरिवेशन में सिर्फ एक बार यूज करने वाले हैं हम, तो वो डेरिवेशन ही देख लें। तो ये आपको लिखना है
सो अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। तो आज आप सभी ऐसे ही कुछ नाम सुनने वाले हो जो अब तक कभी सुने ही ना हो। ओके, सो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी क्या है? सो लेट अस सी इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, जिसको हम काई के साथ दिखाते हैं। आपकी बुक में बोला हुआ है CHI। ओके, तो कुछ चाय बोलते हैं, कुछ काई बोलते हैं कुछ लोग। ओके, यूएस में यूके वाले सब अलग अलग बोल रहे हैं। ओके, और आप तो जानते हो कि मैं यूएस इंग्लिश फॉलो करता हूँ, यूके तो कभी नहीं करता हूँ। सो मैं इसको क्या बोल रहा हूँ? काई बोल रहा हूँ। सो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी क्या है? सो एबिलिटी है कोई भी मटेरियल की इलेक्ट्रिक फील्ड गेन करने की, अपने अंदर पोलराइज डाइलेक्ट्रिक, कोई भी डाइलेक्ट्रिक की अपने अंदर चार्ज इंड्यूस करने की कैपेबिलिटी है। ओके, सिंपल टर्म्स में चार्ज इंड्यूस करने की कैपेबिलिटी। लेकिन प्रॉपर्ली हम स्टडी करें कि फॉर हाई इलेक्ट्रिक, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड काफी ज्यादा नहीं है तो ये जो पोलराइजेशन डेंसिटी है वो किसके प्रोपोर्शनल में होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल में होता है। गिवन डाई इलेक्ट्रिक्स के लिए कि लाइक ये मेरे पास डाई इलेक्ट्रिक है, एक्सटर्नल फील्ड में रखा है, तो इसमें पोलराइजेशन कितना होगा कितना नहीं होगा, वो किस पर डिपेंड्स है? किसके प्रोपोर्शनल में है? इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल में है। कि ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी थोड़ी थोड़ी बढ़ाता जाऊंगा तो पोलराइजेशन भी क्या होगा, यहाँ पर चार्ज इंड्यूस होना भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। काफी सिंपल चीज है। सो यहां से क्या निकला कि पोलराइजेशन डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, कि जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके प्रोपोर्शनल में है। सो अगर मैं पोलराइजेशन प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हटाऊंगा तो ये पोलराइजेशन डेंसिटी क्या मिलेगा? तो प्रोपोर्शनल हटा रहा हूं तो क्या रख रहा हूं? काई। लेकिन आप ध्यान से ऑब्जर्व करना, मैंने यहाँ पर बीच में स्पेस छोड़ी। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक कांस्टेंट से इसका काम नहीं बन रहा है। पूरे फिजिक्स में एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें एक कांस्टेंट रखने से काम नहीं बन रहा है। इसके साथ एक और फ्री में आता है, मतलब कि इस इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी में बाय वन गेट वन की स्कीम है। तो यहाँ पर काई से काम नहीं बन रहा है तो हम एक एप्सिलॉन नॉट भी ऐड करते हैं। अब आप में से काफी सारे लोग बोलेंगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? जब ये रखता हूं तभी ये इक्वेशन क्या होती है? सेटिस्फाइड होती है, वरना नहीं होती। कुछ मेरे घर की तो इक्वेशन है नहीं। सो काई स्टैंड्स फॉर व्हाट? इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। ओके, सो काई क्या है? इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी है। तो काई दैट इज इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी दैट इज P बाय एप्सिलॉन नॉट E। तो यहां से आप डिफाइन भी कर सकते हो कि it is the ratio of polarization density to 1 by epsilon naught times the electric field. Sorry, epsilon naught times the electric field हो जाएगा। फिर से it is the ratio of polarization density to the epsilon naught times the electric field that is considered as what? Electric susceptibility। लेकिन ये इसका डेफिनेशन काफी भयंकर और अजीब और गरीब लग रही है। तो बेटर क्या है? कोई भी मटेरियल की एक्सटर्नल फील्ड में, मटेरियल मतलब डाइलेक्ट्रिक की, गिवन डाइलेक्ट्रिक की एक्सटर्नल फील्ड में चार्ज इंड्यूस करने की कैपेबिलिटी है ना। सिंपल डेफिनेशन, ये बुक में नहीं मिलेगी। सो ये काई दैट इज व्हाट? P बाय एप्सिलॉन नॉट E। सो अब हमें यहां पर क्या करना है कि ससेप्टिबिलिटी और दूसरी कौन सी चीज? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उन दोनों के बीच का रिलेशन निकालना है। तो ससेप्टिबिलिटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का रिलेशन चलो अभी निकाले। रिलेशन बिटवीन, ये 1 मार्क्स के एमसीक्यू में डायरेक्टली यूज होगा। रिलेशन बिटवीन ससेप्टिबिलिटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, वो भी हमने देख लिया है। फिर भी आपके लिए यहां पर लिख रहा हूं दूसरी बार फॉर्मूला। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दैट इज व्हाट? द रेशियो ऑफ ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड टू द रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड E माइनस, सॉरी E नॉट माइनस EP, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो E नॉट बाय E। ये हमने देखा हुआ है। सो अब यहां पर E क्या है? इट इज व्हाट? रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। बी केयरफुल, E स्टैंड्स फॉर व्हाट? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब हमें ससेप्टिबिलिटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट चाहिए। तो मुझे एक चीज मालूम है, अब मैं स्केलर फॉर्म में जा रहा हूं। E नॉट E इज इक्वल व्हाट? E नॉट माइनस EP है या ना? मालूम ही आपको, ध्यान रखना है, थोड़ा अभी आपको घुमाने वाला है। कभी भी बच्चों को पहली बार में नहीं आता है। सो आप 2 बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना। ओके, मैं 2 बार नहीं चलाऊंगा, इतनी फैसिलिटी तो अवेलेबल है। सो E नॉट, अब पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, है या ना? यस। तो पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा तो सिग्मा P बाय एप्सिलॉन नॉट।
और थोड़ी देर पहले हमने देखा है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी पोलराइज सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट इज व्हाट पोलराइजेशन डेंसिटी बाय एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा हुआ है। तो यहां पर मैं क्या रख सकता हूं ईपी की जगह पर, कि पहले तो मैं रख सकता हूं सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन नॉट, लेकिन अभी भी सिग्मा पी से कुछ नहीं होने वाला है, सो मैं रख रहा हूं ई नॉट माइनस सिग्मा पी की जगह पर पी रख रहा हूं, तो पी बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये मुझे मिला रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ई, लेकिन किसके फॉर्म में, पी के फॉर्म में। अब मैं पी की वैल्यू क्या रख सकता हूं, काई एप्सिलॉन नॉट ई। सो पी क्या रखूं, मैं क्या कर रहा हूं, E इज इक्वल टू ई नॉट और पी की वैल्यू काई एप्सिलॉन नॉट ई बाय एप्सिलॉन नॉट। मैं स्केलर के फॉर्म में सॉल्व कर रहा हूं, एप्सिलॉन नॉट गया, सो काई ई इस साइड ले आऊंगा, तो ई प्लस काई ई दैट इज व्हाट ई नॉट। सो ई कॉमन, सो 1 प्लस काई इज इक्वल टू ई नॉट। So finally 1 plus chi is equal to E naught by E. E naught by E क्या होता है, सोचो, E naught by E, it is dielectric constant K. Okay, so we can write 1 plus chi, that is E naught by E, that is K dielectric constant. So here it is what the relation between electric susceptibility and dielectric constant. ये काय है, के नहीं, आप दोनों को सेम कंसीडर मेहरबानी करके मत करना। ओके, 6 से बना दूं के, सो और तो यहां पर ये क्या देख लिया आपने, ससेप्टिबिलिटी भी देख लिया और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी देख लिया। 1 मार्क्स के एमसीक्यू रहते हैं, कॉम्पिटिटिव में भी रहते हैं और एकेडमी में भी चांसेस है। ओके, ज्यादातर तो एकेडमी में पूछा जाता है ये। अब नेक्स्ट हम देखें तो नेक्स्ट टॉपिक है डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, तो वो भी यहां पर डिस्कस हो जाएगा। तो पहले निकाल दूं मैं, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है। तो देखो अब तक हमने क्या किया, डाई इलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक चार्ज को इंड्यूस करवा दिया, हाँ या ना, कि ये भी लाइक ये डस्टर है वो क्या है, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल ही है। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जबरदस्ती पास करवाई और इसमें चार्ज इंड्यूस करवा दिया। ओके, तो इसमें इसकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी ब्रेक कर दी, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। लेकिन ये इतना जल्दी नहीं समझ में आएगा आपको कि मान लो कि ये मेरे पास एक क्या है, इंसुलेटिंग प्लेट ही है। ओके, मतलब कि डाइलेक्ट्रिक प्लेट है, माइका सीट है। कौन सी सीट, माइका। तो इसको अगर एक्सटर्नल फील्ड में रख रहा हूं तो कब इसमें चार्ज इंड्यूस्ड होना शुरू हो गया, क्योंकि इंसुलेटर में अगर काफी लो फील्ड में रखोगे तो यहाँ पर कुछ ये चार्ज का लेन देन नहीं होगा, इधर उधर नहीं होगा। लेकिन हाई फील्ड आप रखोगे तो मान लो कि मैंने अभी बोला कि मैंने कितनी रखी, तो 200 किलोवोल्ट पर एमएम या 20 किलोवोल्ट पर एमएम फील्ड सप्लाई की, तब जाकर उसमें पहली बार यहाँ पर ये मान लो कि पॉजिटिव टर्मिनल है, तो पहली बार नेगेटिव इंड्यूस हुआ, यहाँ पर पहली बार पॉजिटिव इंड्यूस हुआ, या 2 किलो, चलो 2 रखते हैं, किलो वोल्ट पर एमएम बोल रहा हूं मैं, कि इस रीजन में मैंने किलो वोल्ट पर एमएम के हिसाब से फील्ड रखी, तब यहां पर चार्ज इंड्यूस होना शुरू हो गया। मतलब कि इसकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी क्या हो गई, ब्रेक हो गई। तो जो यहां पर ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी ये सस्टेन कर सकता है या कितना ऑपोज कर सकता है, तब तक जब तक कि इसकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी ब्रेक ना हो, उसको हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डेफिनेटली ऊपर से ही जा रहा है, सो चलो आपके लिए डेफिनेशन भी लिख दूं कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब व्हाट, इट इज नथिंग बट द मैक्सिमम फील्ड, dielectric strength is defined as maximum field, electric field, चलो maximum electric field sustained by given dielectrics without causing its insulating property. ओके, ये डेफिनेशन नोट डाउन कर लेना। इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी कि मान लो कि मैं खुद एक डाइलेक्ट्रिक्स हूं, अब ये लास्ट एग्जांपल आपके लिए, कि मैं खुद एक डाइलेक्ट्रिक्स हूं,
मैंने प्लग में यहाँ पर हाथ ऐसे रख दिया, प्लग है, मेरे अंदर चार्ज फ्लो ही नहीं हुआ। फिर क्या किया, कोई साथी बच्चे ने क्या किया कि जो अभी 220 वोल्ट चल रहा था सप्लाई, उसने उसको क्या किया, किलो वोल्ट लाइन के साथ कनेक्ट कर दिया, 2200 किलो वोल्ट। चलो 2200 किलो वोल्ट, अब मैंने उंगली रखी तो डायरेक्टली मेरे में से करंट जाने लगा। अब चलो बीच वाला रास्ता चुनते हैं कि 1500 वोल्ट पर रखा तो भी मेरे से अंदर से करंट नहीं जा रहा था, 2000 पर रखा तो भी नहीं जा रहा था, चलो अभी वोल्ट की बात करो ना, 2100 वोल्ट पर रखा तो भी मेरे में से करंट पास नहीं हो रहा था। लेकिन जब उस बच्चे ने 2200 वोल्ट पर रखा तो उसी इंस्टेंट पर मेरे में से चार्ज इंड्यूस हो गया, तब तक नहीं हो रहा था। मतलब मेरी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी जब ऐसी कौन सी फील्ड के लिए ब्रेक हो गई, आप अभी वोल्ट में मैं एग्जांपल दे रहा हूं, लेकिन फील्ड तो इंड्यूस हो ही जाएगी, ऐसी कौन सी फील्ड के लिए मेरी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी ब्रेक हो गई, उस फील्ड की वैल्यू को क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। इसका यूनिट होता है, यहां पर अगर हम कंसीडर करेंगे तो वोल्ट पर एमएम या फिर वोल्ट पर मीटर, हो गया ना, V इज इक्वल टू ईडी, सो E इज इक्वल टू व्हाट, V बाय डी, मतलब वोल्ट पर मीटर। सो फाइनली ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। ओके, सो ऐसे कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के लिए गिवन डाई इलेक्ट्रिक्स की इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी ब्रेक हो जाती है, उसको हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। मतलब उससे ज्यादा, मान लो कि 2200 वोल्ट है, उससे ज्यादा दूंगा तो क्या होगा, मैं कंडक्टर जैसा बिहेव करने लगूंगा, 2200 पर भी कंडक्टर जैसा बिहेव कर रहा हूं, उससे कम है तो मैं अभी भी इंसुलेटर हूं। सो दैट इज व्हाट, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो ये डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के लिए आपको दी गई है कि लाइक वैक्यूम के लिए डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया है और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के दिया हुआ है वैक्यूम के लिए, और डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उसके लिए दी गई है इनफाइनाइट। मतलब आप वैक्यूम को कभी भी कंडक्टिंग मटेरियल नहीं बना सकते। ओके, कि आप चाहे कितनी भी फील्ड दोगे उसमें चार्ज इंड्यूस नहीं होने वाला है। सो ये टेबल आपको बुक में दिया हुआ है। इसके अलावा चलो माइका सीट की बात करूं तो माइका के लिए के दिया हुआ है हमें 5.4 और डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उसकी दी गई है हमें वोल्ट पर किलो वोल्ट पर एमएम, दैट इज 160 किलो वोल्ट पर एमएम। तो इसका मतलब क्या है कि माइका मटेरियल मान लो यही है, इस माइका मटेरियल के लिए जब मैं पर एमएम डिस्टेंस, पर एमएम मतलब सिर्फ इतना सा हुआ, पर एमएम में 160 किलो वोल्ट दूंगा ना, तब उसकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी क्या होगी, ब्रेक होगी। सो इट इज द रियल मीनिंग ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ओके, आई होप अब ये क्लियर हो गया होगा। सो अब हम आगे बढ़े। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। मतलब कि कैपेसिटर की प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक ऐड करेंगे तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, चेंज होगा या नहीं होगा, होगा तो कितना होगा। सो लेट अस सी। सो सबसे पहले ये नोट डाउन कर लो और निकाल लो, और मैं फिर से एक बार पानी पी लूं। सो अब हम देखेंगे कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ डाइलेक्ट्रिक प्लेट इंट्रोड्यूस। लाइक ए पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव प्लेट बोल दिया, ये नेगेटिव प्लेट बोल दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके बीच में T थिकनेस की डाइलेक्ट्रिक प्लेट ऐड कर रहे हैं। कितनी थिकनेस, T। और कैपेसिटर की दो प्लेट्स के बीच में कितना डिस्टेंस है, हमने बोल दिया D डिस्टेंस। तो ये बीच वाला क्या है, डाई इलेक्ट्रिक है। ओके, और इस पर चार्ज कितना है, प्लस क्यू, यहाँ पर कितना है, माइनस क्यू। लेकिन अब आप जान गए हो कि जब भी डाई इलेक्ट्रिक्स को पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो डेफिनेटली इसके बीच में रहेगी। कैसे होगी, तो ये पॉजिटिव टू नेगेटिव साइड होगी। ओके, तो जब भी डाइलेक्ट्रिक को यहाँ पर कैपेसिटर की दो प्लेट में रखेंगे, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा कि इस साइड पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, इस साइड नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। मतलब कि हम यहाँ पर बोलेंगे तो चार्ज डेंसिटी सिग्मा पी होगी, पोलराइज सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ पर माइनस सिग्मा पी होगी। तो और एक चीज बोल सकते हैं कि इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगी वो कौन कितनी होगी, ईपी, पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन एक और चीज हमें मालूम है कि इसके बाहर जो भी फील्ड होगी थ्रू आउट रीजियन, वो कितनी होगी, ई नॉट होगी। ओके, सो हमें फाइंड क्या करना है, अब इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस फाइंड करना है, क्योंकि इसीलिए तो हम स्टडी कर रहे थे डाइलेक्ट्रिक्स क्या है। ओके, डाइलेक्ट्रिक्स क्या है और कैसे यूज करना है, वही आपको यहाँ पर समझना है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल लाइफ में हम ऐड करते हैं ऐसे डाइलेक्ट्रिक्स कैपेसिटर की प्लेट के बीच में। सो अब
अगर ये प्लेट्स नहीं होती, डाइलेक्ट्रिक्स नहीं होता, तो सिंपली कैपेसिटेंस कैसे हम फाइंड करते हैं? मैंने बोल दिया कि एप्सिलॉन नॉट ए बाई टी। व्हेन डाइलेक्ट्रिक्स इज नॉट एडेड, व्हेन देयर इज नो डाइलेक्ट्रिक्स, या व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज नॉट प्रेजेंट, डाइलेक्ट्रिक इज नॉट present, then we can say that capacitance is what? Epsilon naught A by T। और तब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो कितनी होगी? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन डाइलेक्ट्रिक जब भी हम ऐड करेंगे, when डाइलेक्ट्रिक एडेड, तो जब भी हम डाइलेक्ट्रिक ऐड करेंगे तो क्या होगा कि इसके अंदर रिजल्टेंट फील्ड कितनी हो जाएगी? तो रिजल्टेंट फील्ड E इज इक्वल टू व्हाट? E नॉट माइनस EP। अगेन EP स्टैंड्स फॉर व्हाट? पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहां पर इंड्यूस हो रही है, और ओरिजिनल कितनी है? E नॉट है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। सो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आपको याद आए तो याद करो, डेफिनेटली आपको इंस्टेंट याद नहीं आएगा। सो अगेन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डेफिनेशन क्या बनता था? याद करो, इट इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड टू द रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करते थे? ओरिजिनल माइनस पोलराइज्ड, E नॉट माइनस EP। सो E नॉट माइनस EP को मैं क्या लिख सकता हूं? E नॉट बाई के, है या ना? सो मैं ध्यान रखो मैं क्या बोल रहा हूं कि E इज इक्वल टू व्हाट? E नॉट बाई के। E स्टैंड्स फॉर व्हाट? इसके अंदर रिड्यूस्ड फील्ड कितनी है? E कितनी? ओरिजिनल से 1 बाई के टाइम्स। अब के क्या है? के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, जो भी हमने डाइलेक्ट्रिक्स ऐड किया उसका कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास अवेलेबल होगी ऑलवेज अकॉर्डिंग टू द मटेरियल। तो ये एक चीज आपको जाननी है, लेकिन हमें तो कैपेसिटेंस फाइंड करना है। तो देखो आपको एक फॉर्मूला मालूम है, Q इज इक्वल टू व्हाट? CV, और एक फॉर्मूला मालूम है, V इज इक्वल टू व्हाट? ED, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। सो आप देखो कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब T थिकनेस की है, उसके अलावा यहाँ पर सारा मटेरियल क्या है? एयर। यहाँ पर भी क्या है? कुछ नहीं है। तो अगर दो प्लेट ऐसे बोल दूंगा तो उसके बीच में कुछ नहीं होगा तो क्या होगा? एयर होगा। सो एयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? E नॉट है, लेकिन वो डिस्टेंस कितना? तो ये D माइनस T होगा। आप नहीं समझ रहे हो, छोटी सी चीज है। मान लो ये 5 है, 5 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर है, तो ये प्लेट को निकाल दूं तो उसके अलावा इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड है, प्लेट के अलावा का डिस्टेंस कितना होगा? तो 20 माइनस 5 होगा या नहीं होगा? ओके, ये प्लेट आप कंसीडर नहीं करोगे तो उसके अलावा जहां पर एयर है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? E नॉट। तो E नॉट फील्ड कितने डिस्टेंस में होगी? 20 माइनस 5 डिस्टेंस में होगी। तो सेम यहाँ पर ये D डिस्टेंस है, ये T वाली थिकनेस अगर है प्लेट की, तो उसके बाहर E नॉट फील्ड कितने डिस्टेंस में होगी? यहाँ पर D माइनस T डिस्टेंस में। सो मैं ऐसा मांझा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे पोटेंशियल फाइंड करना है। तो इसके अंदर पोटेंशियल क्या होगा? V1 प्लस V2। V1 स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल along this air molecules, V2 stands for potential along the dielectrics। अलग अलग होगा कई को। let us see, V1 is what? E नॉट into distance कितना? तो एयर में E नॉट फील्ड कितने डिस्टेंस पर है? D माइनस T पर है, प्लस V2, तो V2 से भी इसके अंदर है, कितनी फील्ड है यहाँ पर? रिजल्टेंट फील्ड E है, इंटू कितनी थिकनेस? T, बिकॉज V इज इक्वल टू ED। लेकिन अब आप ये मत बोलना कि EP क्यों कंसीडर नहीं किया। रिजल्टेंट फील्ड हम देखते हैं कि इसके अंदर रिजल्टेंट फील्ड कितनी है। ओके, सो ये मैंने रिजल्टेंट फील्ड कंसीडर की है। सो E नॉट D माइनस T प्लस E की वैल्यू क्या है? E नॉट बाई के। ये डेरिवेशन मिनिमम आपको 5 टाइम करना पड़ेगा। ओके, सो E नॉट कॉमन निकाल दिया, सो D माइनस T प्लस T बाई के, ऐसा अभी कुछ मिला। अब एक और चीज आप सोचो कि E नोट को क्या लिख सकते हो? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट, D माइनस T प्लस T बाय के। सो अभी भी हमारा काम नहीं बन रहा है, क्योंकि हमें तो Q इज इक्वल टू CV लाना है। सो मैं क्या कर रहा हूं? सिग्मा को क्या लिख सकता हूं? Q बाय A, हाँ या ना? तो Q बाय A लिखा। चलो अब कुछ नजदीक हम पहुंच गए हैं हमारी मंजिल से। तो ये आपको क्या मिला? V। तो अब मैं क्या कर रहा हूं? सो सी कि नाउ वी नो Q इज इक्वल टू व्हाट? C। ओके, तो Q इज इक्वल टू C और V की वैल्यू रख दूंगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T प्लस T बाय K।
सो Q तो चल बसा, सो फाइनली C को सब्जेक्ट बना दो, सो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D माइनस T प्लस T बाई K। इट्स योर आंसर कि जब भी कोई आप डाइलेक्ट्रिक प्लेट को ऐड करोगे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना मिलेगा, एप्सिलॉन नॉट A बाई D माइनस T प्लस T बाई K। अब C ये आपको नया कैपेसिटेंस मिला, हाँ ओरिजिनल कैपेसिटेंस मैंने C नोट के साथ दिखाया था, तो ज्यादा कंफ्यूज मत होना। लेकिन आप फॉर्मूला देखोगे तो एप्सिलॉन नॉट A तो दोनों में आ रहा है, नीचे जो डिस्टेंस D था वो इफेक्टिव कितना हो जाएगा, D माइनस T प्लस T बाई K हो जाएगा। तो फॉर्मूला में ध्यान रखना। अब इसके डिफरेंट डिफरेंट केस बनते हैं कि मान लो कि ये पूरा का पूरा डाइलेक्ट्रिक्स भरा हुआ है, पूरा का पूरा, अभी सिर्फ T थिकनेस नहीं है, पूरी की पूरी T थिकनेस है। सो केस 1 4, अगर ये पूरा डाइलेक्ट्रिक्स है तो डी और टी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। सो डी और टी सेम हो जाएगा, ये टर्म निकल गया। सो सी इज इक्वल टू व्हाट, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी बाई के, सो के बाई डी। नहीं समझे, कोई दिक्कत नहीं, चलो पूरे स्टेप कर देते हैं। एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी, तो डी और टी तो सेम है, तो ये टी की जगह पर डी रखा, सो डी बाई के, सो फाइनली के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। मतलब कि कैपेसिटेंस ओरिजिनल से क्या हो गया, के टाइम्स हो गया। ओके, कि जब भी ये पूरा का पूरा डाइलेक्ट्रिक्स भर दिया होगा तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, के टाइम्स हो जाएगा। ओके, सो ये पहला केस था। और एक केस बनेगा यहाँ पर कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का आधा आधा मटेरियल आप डिवाइड कर रहे हो, ये इसमें नहीं दिया है एसएलआर में, लेकिन बनाना है तो कि एग्जैक्ट आधा भरा हुआ है, आधा नहीं भरा हुआ है, तो D इज इक्वल टू क्या रखोगे, यहाँ पर T इज इक्वल टू D बाई 2 रखो, तो फिर सोल्व कर सकते हो आप। तो ये दूसरा केस अपने हिसाब से सोल्व करना कि अगर T इज इक्वल टू D बाई 2 है तो कैपेसिटेंस C डैश कितना होगा, वो आप सोल्व कर सकते हो ना। सिर्फ इसमें क्या करना है, T की जगह पर D बाई 2 हर एक में रख देना है। ओके, सो आपको कैपेसिटेंस मिल जाएगा। तो ऐसे कितने भी केस बनाना चाहो बन सकते हैं। सो ये देखो, अभी देखने में आपको सिर्फ हार्ड लगेगा, हर साल बच्चे को पहली बार 2 बार लिखते तब तक हार्ड लगता है। आप भी ट्राई कर लो, तीसरी चौथी बार तक पहुंचोगे, आराम से आ जाएगा। सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको यहाँ से दिक्कत होगी कि पोटेंशियल वाला क्या किया, चलो ये तो मालूम था, इससे पहले भी समझाया था, ये भी मालूम है, ये भी अब मालूम पड़ गया, लेकिन पोटेंशियल कैसे फाइंड किया। तो पोटेंशियल इन एयर, कि अगर ये मटेरियल के अलावा का कितना पोटेंशियल मिल रहा है वो बोला मैंने, क्योंकि मटेरियल नहीं है वहां पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ई नॉट है, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ई नॉट है, तो वो मैंने कंसीडर किया वेद वाला फॉर्मूला। ओके, कौन सा फॉर्मूला यूज किया, V इज इक्वल टू व्हाट, ईडी वाला। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है जहां पर एयर है वहां पर, और डिस्टेंस कितना, D माइनस टी। अब V2 क्या है, तो इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक के अंदर पोटेंशियल कितना है, तो रिजल्टेंट फील्ड देखनी होती है, फील्ड नहीं, इंड्यूस फील्ड नहीं देखते। कौन सी फील्ड देखते हैं, रिजल्टेंट, वो कितनी है, E इंटू टी। अब यहां से तो इजी है। ओके, ये स्टेप एक ध्यान रखना है आपको। सो दैट्स इट। तो ये हमने जो भी डिस्कस किया वो किसके लिए किया, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस किया, फिर डिस्कशन किया। अब हम क्या करने वाले हैं, कंडक्टिंग स्लैब रखेंगे। ओके, कि मतलब कि कोई लोहे की प्लेट रख देंगे, आयरन की प्लेट रख देंगे, कोई एल्यूमिनियम की प्लेट रख देंगे, तो क्या होगा वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो ये आपको नोट डाउन पहले करना है, और आप जानते हो कि इसको फाइटा लिखना ही पड़ेगा। सो पहले ये खत्म करो। नाउ इसी कैपेसिटर में हम क्या करने वाले हैं, अब डाइलेक्ट्रिक नहीं कंडक्टिंग प्लेट रखेंगे, तो कैपेसिटेंस कितना होगा। ये फॉर्मूला सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए रख रहा हूं, इसमें भी इससे मिलता जुलता आने वाला है। सो अब हम यहां पर कंडक्टिंग स्लैब ऐड कर देंगे, तो ये तो काफी इजी बन जाएगा आपके लिए। देखना कि मान लेते हैं, मानना क्या है कि ये पॉजिटिव प्लेट, यहां पर थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाए, ये नेगेटिव प्लेट, और इसमें मैंने क्या किया, अब कंडक्टिंग प्लेट रख दी। अब तक ये क्या था, डाइलेक्ट्रिक था, अब हम कौन सी प्लेट रख रहे हैं, कंडक्टिंग प्लेट रख रहे हैं। सो अब यहां पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ, यहां पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ, ये आप सभी को मालूम है। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं कि ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, तो अब ये तो कंडक्टर है, तो कंडक्टर के अंदर भी कितनी हो रही है, ई नॉट, मतलब कि इसके अंदर जो रिजल्टेंट फील्ड है वो कितनी है, 0 है। डाइलेक्ट्रिक्स में क्या मिल रही थी, ई नॉट बाई के मिल रही थी। सो बी केयरफुल। और
ये टी थिकनेस ही है, कितनी थिकनेस है टी, और ये पूरा डिस्टेंस कितना है दो प्लेट के बीच का डी। सो अब इजी हो गया आपके लिए, काई को, बिकॉज कैपेसिटेंस, ओरिजिनल कैपेसिटेंस कितना होगा जब भी यहाँ पर कंडक्टिंग प्लेट ऐड नहीं किए तब एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अब जब हमने ये ऐड कर दिया है तो पहले पोटेंशियल निकालो, तो पोटेंशियल दैट इज व्हाट v1 प्लस v2। अब आपके लिए आसान रहेगा कि बीच में एयर है, मतलब वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ई नॉट है। ओके ना, तो v1 कितने रीजन में आएगा, तो ई नॉट इंटू डी माइनस टी, जहां पर एयर है उस रीजन का डिस्टेंस कितना, तो डी माइनस टी, ये टी के अलावा का सब कुछ। सो प्लस v2 मतलब व्हाट, इसके अंदर फील्ड ही जीरो है, सो ई इंटू टी, लेकिन ये ई क्या है, जीरो, मतलब ये आप देख सकते हो कि ई नॉट इंटू सिर्फ डी माइनस टी आएगा बिकॉज ई जीरो। अब ई नॉट का फॉर्मूला क्या रहता है, अब तो इजी हो गया कि सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी। सिग्मा का फॉर्मूला क्या रहता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय ए। ओके, मैं तो ये पूरा स्टेप बोल गया। सो अब Q इज इक्वल टू सी भी लगा दोगे, तो नाउ Q इज इक्वल टू व्हाट, सी। सो Q इज इक्वल टू सी, V की जगह पर रख दो Q बाय एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी। सो फाइनली ये Q तो चल बसा। सो C इज इक्वल टू व्हाट, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी माइनस टी। मतलब आपने क्या ऑब्जर्व किया, इसमें d माइनस टी तो था ही, प्लस टी बाई के था, यहां पर टी बाई के निकाल देना है। अब यहां से एक और कंक्लूजन निकलता है जो बुक में नहीं दिया है, इन दोनों में से फर्क किसका है, टी बाई के का। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि कंडक्टिंग प्लेट के लिए k की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। कंडक्टिंग प्लेट है तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये टर्म नहीं है, मतलब कि टी बाई के इज इक्वल टू जीरो, मतलब k इज इक्वल टू व्हाट, इनफाइनाइट। यहां से नहीं याद रख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, k इज इक्वल टू ई नॉट बाई ई माइनस ई नॉट। अब ये नीचे वाला टर्म तो जीरो है, सो नीचे वाला टर्म जीरो है, मतलब ये क्या, 1 बाई जीरो, दैट इज व्हाट, इनफाइनाइट। सो ये एमसीक्यू में पूछा भी गया है एकेडमिक में, लेकिन आप ध्यान रखना कि कंडक्टिंग प्लेट के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा, हम बोल सकते हैं इनफाइनाइट। ओके, क्योंकि कंडक्टिंग प्लेट के लिए रिजल्टेंट फील्ड ही क्या है, जीरो है, तो k इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, 1 बाई जीरो। सो हो जाएगा। सो दो तरीके से आप सोच सकते हो, मतलब आपको कंडक्टिंग प्लेट हो या डाइलेक्ट्रिक प्लेट हो, फॉर्मूला सिर्फ एक ही याद रखना है, d माइनस टी प्लस टी बाई के। अब कंडक्टिंग है तो k की वैल्यू इनफाइनाइट, डाइलेक्ट्रिक है तो दी होगी, दैट्स इट। ओके, और डाइलेक्ट्रिक में भी वैक्यूम है तो क्या करोगे, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। वैक्यूम की वैल्यू आपको दी गई है बुक में, इट्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1, वैक्यूम के लिए कितना दिया है, 1 दिया हुआ है। सो ये हो गया पूरा। नाउ अब k का ध्यान रखना है। ओके, सो और इसके साथ सेटलमेंट कर सकता हूं मैं, ये तो अगले वाले का डेरिवेशन अब निकाल रहा हूं, तो अब इसमें मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा मॉडिफिकेशन कर रहा हूं कि एप्सिलॉन नॉट a बाई डी माइनस टी है, तो मैं क्या कर रहा हूं, ऊपर और नीचे d के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं और d के साथ डिवाइड कर रहा हूं और रीअरेंज भी कर दिया। तो एप्सिलॉन नॉट a बाई डी दैट इज व्हाट, ओरिजिनल कैपेसिटेंस। सो हम क्या लिख सकते हैं, c को ओरिजिनल कैपेसिटेंस c नॉट इनटू d बाय d माइनस t। सो इट्स योर अपडेटेड आंसर। ये भी सही है, ये मत सोचना कि ये गलत है, लेकिन ऐसे भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल कैपेसिटेंस। ओके, सो आज यहां तक रखते हैं। डेफिनेटली काफी ज्यादा ओवरडोज हो गया है, लेकिन ये इतना तो सहना पड़ेगा अब। सो इस चैप्टर की ऑलमोस्ट 95% थियरी खत्म हो चुकी है, अब सिर्फ एक थियरी बाकी है, लेकिन ओवरडोज हो जाएगा, इसलिए हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। ओके, तो आज के लिए आपको डेफिनेटली मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि आज मैक्सिमम थियरी भी थी। सो थोड़ा बहुत बोरिंग भी लग रहा होगा, लेकिन इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। ओके, थैंक यू।